हिंदी व्याकरण के तहत वाच्य का अध्ययन करेंगे। वाच्य का अध्ययन करने से पूर्व क्रिया का अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए क्रिया का अध्ययन करने के बाद वाच्य आपको आसानी से समझ में आ सकेगा। तो प्यारे बच्चों, आज इस कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम वाच्य का अध्ययन करेंगे। वाच्य का अध्ययन करने से पूर्व क्रिया का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो वाच्य की परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि वाक्य में क्रिया द्वारा कही गई बात का विषय कर्ता है अथवा कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके प्रयोग का आधार कर्ता, कर्म या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद, हिंदी में वाच्य के 3 भेद माने जाते हैं। तो पहला है कर्तुवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। अगर उसे विस्तृत देखें तो कर्तुवाच्य उसे कहते हैं कि क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता के साथ हो, उसे कर्तुवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य उसे कहते हैं क्रिया का मुख्य संबंध कर्म के साथ हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। और भाववाच्य क्रिया का मुख्य संबंध भाव के साथ अर्थात क्रिया खुद ही मुख्य हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। कर्तुवाच्य की परिभाषा है क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता रहती है और क्रिया का सीधा तथा प्रधान संबंध कर्ता से होता है, उसे कर्तुवाच्य कहते हैं। जैसे मनीष खत लिखता है, जैसे मनीष खत लिखता है, इस वाक्य में लिखता है क्रिया का प्रधान उद्देश्य मनीष अर्थात कर्ता है। मनीष लिखता है, यह मुख्य वाक्य है, इसीलिए यह वाक्य कर्तुवाच्य है। अन्य उदाहरण अगर देखें तो लड़कियां बाजार जा रही है, दूसरा मैं रामायण पढ़ रहा हूं, तीसरा कुमकुम खाना खाकर सो गई। तो इन वाक्यों में जा रही है, पढ़ रहा हूं, सो गई, ये सभी क्रियाएं कर्ता के अनुसार आई हुई है। कर्तुवाच्य में क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। कर्तुवाच्य में सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के भी वाक्य होते हैं। तो सकर्मक और अकर्मक के वाक्य देखिए, श्याम पत्र लिखता है, क्या है? श्याम पत्र लिखता है। और अकर्मक में देखते हैं तो श्याम रोता है, श्याम क्या कर रहा है? रोता है। दूसरा वाक्य लड़कियां लेख लिखती है, लड़कियां लेख लिखती है, ये सकर्मक वाक्य है। अकर्मक देखते हैं तो लड़के सोते हैं, लड़के सोते हैं। तीसरा वाक्य सोनिया किताब पढ़ती है, सोनिया किताब पढ़ती है, सकर्मक वाक्य है। और अकर्मक में देखिए तो रामा हंसती है, रामा हंसती है। तो कर्तुवाच्य में सकर्मक और अकर्मक क्रिया के भी वाक्य प्रयुक्त हो सकते हैं। जैसे मोहन फल खाता है, जैसे मोहन फल खाता है, इसमें मोहन शब्द कर्ता एक वचन और पुल्लिंग है। खाता शब्द क्रिया एक वचन पुल्लिंग है। दूसरा वाक्य लड़कियां गीत गाती है, लड़कियां कर्ता बहुवचन स्त्रीलिंग शब्द है, गाती शब्द क्रिया बहुवचन है। अर्थात इन वाक्यों में क्रिया के प्रयोग का आधार इनके कर्ता है, अतः ये कर्तु वाक्य है। कर्ता के अपनी सामर्थ्य या क्षमता दर्शाने के लिए सकारात्मक वाक्यों में क्रिया के साथ सक के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं फ्रेंच पढ़ लिख सकता हूं। दूसरा वाक्य यह कलाकार फिल्मी गीतों के अलावा लोकगीत भी गा सकता है। तीसरा ऐसा सुंदर स्वेटर सुमन ही बुन सकती है। चौथा वाक्य यही मजदूर इस भारी पत्थर को हटा सकता है। तो देखिए, कर्तुवाच्य के वाक्य को कर्मवाच्य और भाववाच्य में बदला जा सकता है। कर्तुवाच्य में कर्ता की असमर्थता दर्शाने के लिए क्रिया एवं नहीं के साथ सक के विभिन्न रूपों का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मैं चीनी भाषा नहीं लिख सकता हूं। दूसरा यह मोटा आदमी तेज नहीं दौड़ सकता है। तीसरा वाक्य बच्चे आज खेलने बाहर नहीं जा सकते हैं। चौथा वाक्य मोहन यह सवाल हल नहीं कर सकता है। कर्मवाच्य की परिभाषा, क्रिया के जिस रूप में
कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य में क्रिया के लिंग और वचन भी कर्म के अनुसार ही होते हैं। जैसे रूसी से पत्र लिखा जाता है, रूसी से पत्र लिखा जाता है, इस वाक्य में लिखा जाता है क्रिया का मुख्य संबंध पत्र अर्थात कर्म से है, इसीलिए यह वाक्य कर्मवाच्य है। तो प्यारे बच्चों, इस कर्मवाच्य में वाक्य केवल सकर्मक क्रिया से ही होते हैं, अकर्मक क्रिया के नहीं होते। तो देखिए, जैसे पहला वाक्य, यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई, यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई, इसमें कहानी शब्द कर्म और एक वचन स्त्रीलिंग शब्द है। मेरे शब्द कर्ता है और पुल्लिंग है, और लिखी गई शब्द क्रिया है और एक वचन स्त्रीलिंग है। इसी तरह दूसरा वाक्य, मालिन द्वारा हार बनाया जाता है, इसमें मालिन कर्ता है और एक वचन स्त्रीलिंग शब्द है। हार शब्द कर्म है और एक वचन पुल्लिंग है, और जाता शब्द क्रिया है और एक वचन पुल्लिंग की क्रिया है। तो उपयुक्त वाक्यों में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार न होकर इनके कर्म के अनुसार हुआ है, अतः ये कर्मवाच्य के वाक्य है। कर्मवाच्य के अन्य उदाहरण, पहला, मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है। दूसरा वाक्य, वर्षा से पुस्तक पढ़ी गई। तो इन वाक्यों में पढ़ी जा रही है, पढ़ी गई क्रियाएं कर्म के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार आई है। तो देखिए, कर्मवाच्य में कर्ता के बाद से या के द्वारा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला, तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई, इसमें तुलसीदास कर्ता है और इसके बाद द्वारा शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरा वाक्य, नौकर से गिलास टूट गया, इसमें नौकर कर्ता है, इसके बाद से शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसी तरह यहाँ पर कभी कभी कर्ता का लोप रहता है, जैसे पेड़ लगा दिए गए हैं। दूसरा वाक्य, पत्र भेज दिया गया है। तो कर्मवाच्य में असमर्थता सूचक वाक्यों में के द्वारा के स्थान पर से का प्रयोग किया जाता है। ऐसा केवल नकारात्मक वाक्यों में किया जाता है। जैसे पहला, मुझसे अंग्रेजी नहीं बोली जाती। दूसरा वाक्य, मजदूर से यह भारी पत्थर नहीं उठाया गया। तो देखिए, कर्ता के ज्ञात न होने पर सरकारी सूचनाओं में, वैज्ञानिक या शास्त्रीय विवेचनों में तथा सभा आदि की रिपोर्ट में कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है। भाववाच्य की परिभाषा, इसमें भाव अर्थात धातु के अर्थ की ही प्रधानता होती है, कर्ता या कर्म की नहीं। इसमें क्रिया सदा एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में रहती है। इसका अधिक प्रयोग निषेधार्थक वाक्यों में होता है। जैसे चला नहीं जाता, जैसे चला नहीं जाता। दूसरा वाक्य देखिए, बैठा नहीं जाता। तो देखिए, इसमें केवल अकर्मक क्रिया के वाक्य ही हो सकते हैं, सकर्मक क्रिया के नहीं। तो प्यारे बच्चों, कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, क्योंकि भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होती है, इसीलिए कर्म नहीं होता। कर्म न होने के कारण क्रिया के भाव को कर्ता बना लिया जाता है। प्रधान कर्ता सामने से लगा दिया जाता है। तो जैसे लड़का पढ़ता है, दूसरा वाक्य, लड़के से पढ़ा जाता है। कर्तुवाच्य से कर्मवाच्य और भाववाच्य परिवर्तन के नियम। तो देखिए, कर्तुवाच्य से कर्मवाच्य बनाने की विधि। तो पहला, कर्तुवाच्य में कर्ता के साथ कोई विभक्ति लगी हो तो उसे हटाकर से द्वारा या के द्वारा विभक्ति लगा दी जाती है। कर्मवाच्य में कर्ता की अपेक्षा कर्म की प्रधानता दी जाती है। दूसरा,
कर्तुवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कर दिया जाता है और इस परिवर्तित क्रिया के साथ जाना क्रिया का काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार रूप जोड़ दिया जाता है। तीसरा, यदि कर्म के साथ विभक्ति लगी हो तो उसे हटा दिया जाता है। चौथा, आवश्यकतानुसार निषेधात्मक नहीं का प्रयोग किया जाता है। जैसे कर्तुवाच्य से कर्मवाच्य में वाक्य किस तरह से परिवर्तित होते हैं, इस पर ध्यान दीजिए। वाक्य पहला, पिता ने पुत्र को सुला दिया, तो ये कर्तुवाचक वाक्य है। तो कर्मवाच्य में देखिए, पिता द्वारा पुत्र को सुला दिया गया। दूसरा वाक्य, आप फूल तोड़ेंगे, ये कर्तुवाच्य है। इसका कर्मवाच्य किस तरह से होता है, आपसे फूल तोड़ा जाएगा। तीसरा वाक्य, सोहन किताब पढ़ता है, ये कर्तुवाच्य है। तो कर्मवाच्य में देखिए, सोहन से किताब पढ़ी जाती है। चौथा, श्याम खत लिखता है, ये कर्तुवाच्य है। तो कर्मवाच्य में देखिए, श्याम से खत लिखा जाता है। पांचवा वाक्य, नौकर चाय लाएगा, तो ये कर्तुवाच्य है। तो कर्मवाच्य में देखिए, नौकर द्वारा चाय लाई जाएगी। तो इस तरह से कर्तुवाच्य में से कर्मवाच्य में परिवर्तित हो सकते हैं। इसीलिए उपयुक्त विधि या नियम है, इसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। कर्तुवाच्य से भाववाच्य बनाने की विधि। तो पहला, कर्ता के आगे से अथवा के द्वारा लगा दे। दूसरा, मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया के एक वचन में बदलकर उसके साथ जाना धातु के एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष का वही काल लगा दे, तो कर्तुवाच्य की क्रिया का है। जैसे कर्तुवाच्य से भाववाच्य, लड़का बाग में सो रहा था, तो इसका भाववाच्य इस तरह से होगा, लड़के द्वारा बाग में सोया जा रहा था, है ना। दूसरा वाक्य, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, यह कर्तुवाचक वाक्य है। तो भाववाच्य देखिए, पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है। तीसरा वाक्य, कर्तुवाच्य, मैं यह किताब नहीं पढ़ सकूंगा, तो ये भाववाच्य में इस तरह से होगा, मुझसे यह किताब नहीं पढ़ी जा सकेगी। चौथा वाक्य कर्तुवाच्य में, मोहन पानी नहीं पी रहा है, तो इसका भाववाच्य इस तरह से होगा, मोहन से पानी नहीं पिया जा रहा है। पांचवा कर्तुवाचक वाक्य, सर्दियों में खूब खाते हैं, इसका भाववाच्य सर्दियों में खूब खाया जाता है। कर्तुवाच्य में छठा वाक्य, लड़के पढ़ेंगे, तो इसका भाववाच्य होगा, लड़कों द्वारा पढ़ा जाएगा। कर्तुवाच्य में सातवां, अब चले, तो भाववाच्य इसका होगा, अब चला जाए। तो क्रिया के प्रयोग, तो क्रिया के पुरुष, लिंग और वचन कहीं तो कर्ता के अनुसार होते हैं, कहीं कर्म के अनुसार, और कहीं इन दोनों में से किसी के अनुसार भी नहीं होते। इस तरह क्रिया का प्रयोग तीन तरह से होता है। जैसे एक, कर्तु प्रयोग, यानी श्याम किताब पढ़ेगा। दूसरा, कर्मणि प्रयोग, श्याम को किताब पढ़नी पड़ेगी या होगी, श्याम को किताब पढ़नी होगी। और तीसरा, भावे प्रयोग, श्याम से अब पढ़ा नहीं जाएगा। कर्तु प्रयोग की परिभाषा, जिसमें क्रिया के पुरुष, लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं, क्रिया के उस प्रयोग को कर्तु प्रयोग कहते हैं। इसमें वर्तमान काल और भविष्य काल में कर्ता विभक्ति चिन्ह रहित होता है। जैसे ऋषि खत लिखता है। दूसरा, सुशीला फूल तोड़ेगी। तीसरा, रागिनी गीत गा रही है। तो दूसरा, कर्मणि प्रयोग। कर्मणि प्रयोग की परिभाषा, इसमें क्रिया के पुरुष और वचन कर्म के अनुसार होते हैं। कर्मणि प्रयोग के कर्तुवाच्य में भूतकाल में कर्ता के साथ ने और कर्मवाच्य में सभी कालों में
से के द्वारा लगते हैं। इसमें कर्म के साथ को विभक्ति चिन्ह नहीं लगता। जैसे सुरेश ने पुस्तक पढ़ी। दूसरा, सुशीला ने फूल तोड़ा। तो अब तीसरा भावे प्रयोग की परिभाषा देखेंगे। इसमें क्रिया के पुरुष, लिंग और वचन कर्ता या कर्म के आश्रित नहीं होते, अपितु क्रिया सदा अन्य पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन में होती है। भाववाच्य की सभी क्रियाएं भावे प्रयोग में आती है। जैसे मनोज से गाया नहीं गया। हमने वाच्य का जो अध्ययन किया उसका मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन कार्य आप अपने गृह कार्य कॉपी में अंकित कीजिए। प्रश्न पहला, प्रश्न 1, वाच्य की परिभाषा एवं वाच्य के भेद लिखिए। प्रश्न दूसरा, कर्मवाच्य की परिभाषा एवं उदाहरण सहित भेद लिखिए। प्रश्न तीसरा, सकर्मक और अकर्मक क्रिया की परिभाषा अपने शब्दों में लिखिए। तो आज जो हमने वाच्य का जो अध्ययन किया, इसमें अगर किसी भी प्रकार का संदेह या प्रश्न है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स या ईमेल पर अपना प्रश्न अंकित कर सकते हो। धन्यवाद।